नमस्ते प्यारे बच्चों, फिर से एक बार स्वागत है। हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो एनसीईआरटी खोल लीजिए अपनी। एनसीईआरटी के थ्रू कॉन्फिडेंस डेवलप होगा आपको कि आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो रही है। ये डेफिनेट है कि जो भी पेपर आते हैं एनसीईआरटी से बाहर उसमें कुछ नहीं होता। तो एक बार एनसीईआरटी अगर ठीक से कंप्लीट हो जाती है तो आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि आपने पूरा कोर्स प्रिपेयर कर लिया। तो ये है पेज नंबर 132 इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आपको मैग्नेटिज्म में ओरस्टेड का नाम पता होना चाहिए। ओरस्टेड नोटिस दैट ए करंट इन ए स्ट्रेट वायर caused a noticeable deflection in a nearby magnetic capacitor। क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट वाज ओरस्टेड्स डिस्कवरी। तो ओरस्टेड की जो खोज थी वो यही थी, अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो मैग्नेटिक नीडल की का ओरिएंटेशन भी अपोजिट हो जाता है। तो इसके बेसिस पे ओरस्टेड ने कंक्लूड किया कि मूविंग चार्जेस या करंट्स वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देते हैं सराउंडिंग स्पेस में। तो यहीं से कहानी शुरू होती है और इन डायग्राम्स को आपको देखते हुए चलना है। इन दिस चैप्टर, ये चैप्टर का हर चैप्टर में उसका जो एसेंस होता है वो आगे दिया होता है कि उस चैप्टर का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस। In this chapter, we will see how magnetic field exerts forces on moving charged particles like electrons, protons and current carrying wires। इन पर मैग्नेटिक फील्ड का क्या असर होगा, कैसे फोर्स लगाएगा। We shall also learn how currents produce magnetic field। करंट की वजह से कैसे कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। We shall see how particles can be accelerated to very high energies in a cyclotron। एक समय ऐसा था साइक्लोट्रॉन लगातार 6 साल तक पेपर में बना रहा। We shall study how currents and voltages are detected by a galvanometer। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है, इस चैप्टर में हम ये सब सीखने वाले हैं। तो जितने भी क्वेश्चन इस पर बेस्ड आएंगे वो डेफिनेटली ये जो टॉपिक्स आप देख रहे हैं इसी पर बेस्ड होंगे। तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस और कौन से क्वेश्चंस। सोर्सेज एंड फील्ड्स। Just as static charges produce an electric field, the currents or moving charges produce in addition a magnetic field, जिसको हमने दिखाया B function of R। ये भी एक वेक्टर फील्ड है। एनसीईआरटी में सभी वेक्टर्स को बोल्ड लेटर से दिखाया। It has several basic properties identical to the electric field। It is defined at each point in space and can in addition depend on time। टाइम डिपेंडेंट भी हो सकता है। एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड टू ओबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेवरल सोर्सेज इज द वेक्टर एडिशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ईच इंडिविजुअल सोर्स। ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब हम आते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, ये है मैग्नेटिक फील्ड लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स जो है वो दो तरह का होता है। अगर कोई चार्ज Q इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखते हैं हम, तो उस पर एक फोर्स लगता है F इक्वल टू QE। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लॉरेंज फोर्स। और चार्ज QV वेलोसिटी से चलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड B में एंटर करता है, तो उस पर लगता है Q टाइम्स V क्रॉस B। उसे कहते हैं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। दोनों को जोड़ दिया जाए तो उसको कहते हैं कंबाइंड लॉरेंज फोर्स। ये एक्सपेक्टेड है कि आपसे 2 नंबर में या 1 नंबर में पूछ लिया जाए कि कंबाइंड लॉरेंज फोर्स की इक्वेशन लिखो। तो अगर ऐसा पूछा जाएगा तो आपको कंबाइंड लॉरेंज फोर्स की इक्वेशन लिखनी है। तो वो ये है 4.3। दिस फोर्स वाज फर्स्ट गिवन फर्स्ट बाय लॉरेंज। तो एक्सपेरिमेंट जो एम्पियर और दूसरे लोगों ने किए थे उस पर ये बेस्ड था लॉरेंज फोर्स। ये पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं, इससे क्लैरिटी आएगी।
इन डायग्राम से डायरेक्शन में क्लैरिटी आएगी, कैसे v क्रॉस b से f की डायरेक्शन मिलती है हमें। v क्रॉस b की डायरेक्शन होती है f की डायरेक्शन, जो पॉजिटिव चार्ज के लिए होती है। डायमेंशनली वी हैव b इक्वल टू f अपॉन qv। यहां से हम डायमेंशन निकाल सकते हैं b की। यूनिट ऑफ b आर न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर। इसको हम टेस्ला के नाम से जानते हैं, जो निकोला टेस्ला के नाम पर है। टेस्ला जो है बहुत बड़ी यूनिट है। छोटी यूनिट जो कि ऐसा ही नहीं है वो है गाउस। एक गाउस में 10 की पावर -4 टेस्ला होते हैं। ये हमारे काम आता है न्यूमेरिकल्स में। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है इस ऑर्डर का होता है, यानी 3.6 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला इस ऑर्डर का होता है। टेबल 4.1 आपको एक जनरल आइडिया देती है कि सरफेस ऑफ ए न्यूट्रॉन स्टार पर मैग्नीट्यूड जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का बहुत ज्यादा होता है, 10 की पावर 8 टेस्ला। ये बहुत बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हम बात करें सुपर कंडक्टर्स की, अगर हम सुपर कंडक्टर की मदद से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला या उससे थोड़ा ज्यादा होता है। इंटरस्टेलर स्पेस और ह्यूमन नर्व फाइबर, ये आप देख सकते हैं हमारे अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होता है जो 10 की पावर -10 टेस्ला यानी काफी वीक होता है। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आप जो है सोते वक्त दक्षिण की तरफ पैर करके ना सोएं। सिर कर सकते हैं दक्षिण की तरफ, पैर ना करें साउथ की तरफ, क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आपकी बॉडी के मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट आ जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, आपको डेरिवेशन आना चाहिए आई एल क्रॉस बी। इक्वेशन 4.4 छोटा सा डेरिवेशन है, 2 नंबर में आता है। परमिटिविटी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, परमेबिलिटी मैग्नेटिज्म में। दोनों की डेफिनेशन जो है वो इस चैप्टर में मौजूद है यहाँ ब्लू बॉक्स में। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एप्सिलॉन इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट डिस्क्राइब्स हाउ एन इलेक्ट्रिक फील्ड अफेक्ट्स एंड इज अफेक्टेड बाय ए मीडियम। किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड अफेक्ट करता है और खुद अफेक्ट होता है किसी मीडियम के कारण। इट इज डिटरमाइंड बाय द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू पोलराइज in response to an applied field and thereby to cancel partially the field inside the material। तो इसको आप समझ सकते हैं, इससे मिलती जुलती जो भी लैंग्वेज लिखना चाहेंगे चलेगी, हालांकि पूछा नहीं जाने वाला है समझने के लिए आपके। Similarly, magnetic permeability mu is the ability of a substance to acquire magnetization in magnetic fields। थोड़ा सा अंतर है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ज्यादा होती है तो मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होता है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रिक फोर्स कम होता है। इट इज मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच मैग्नेटिक फील्ड कैन पेनिट्रेट मैटर। एग्जांपल 4.1 इजी है, इसको कर सकते हैं, किया जा सकता है इसको तैयार। आसान क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसकी ट्रेजेक्टरी सर्कुलर होती है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो है परपेंडिकुलर काम करता है वेलोसिटी के, तो सर्कुलर ट्रेजेक्टरी। और अगर एंगल पर पार्टिकल एंटर कर रहा है तो हेलिकल मोशन होता है। ये डायग्राम फिगर 4.6 और इसकी डिटेल जरूर तैयार करें, इस पर क्वेश्चन आते रहे हैं। The independence of nu from energy has important application in the design of a cyclotron। आगे हम जो साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल पढ़ेंगे वो इसी पर बेस्ड है कि फ्रीक्वेंसी जो है एनर्जी पर डिपेंड नहीं करती, पार्टिकल एनर्जी गेन करता जाता है फिर भी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही रहती है। द डिस्टेंस मूव्ड अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इन वन रोटेशन, उसको हम बोलते हैं पिच। यहाँ पर आपको पिच दिख रहा है, ये दो घेरों के बीच की डिस्टेंस वो पिच है। अगर आपको v पैरेलल पता है और इसका टाइम पीरियड पता है तो v पैरेलल को टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा पिच। तो यहाँ पर टाइम पीरियड हम लिख सकते हैं 2πm/qb, और रेडियस ऑफ द सर्कुलर कंपोनेंट ऑफ मोशन उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ द हेलिक्स, उसके बराबर हो जाएगी। ये जो ब्लू बॉक्स आप देख रहे हैं, हेलिकल मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन ऑरोरा बोरियलिस। आपको आइडिया होना चाहिए कि पोलर रीजन्स में चार्ज पार्टिकल जो आउटर स्पेस से आ रहे हैं वो पहुंच जाते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, और वहां नीली, गुलाबी, हरी रंगीन रोशनियां पैदा करते हैं, जबकि इक्वेटोरियल रीजन में ये नहीं पहुंच पाते।
हमारे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उनको घुमा देता है। तो इसको पढ़ लीजिए, इंटरेस्टिंग है। एरोरा बोरेलिस, ऑस्ट्रेलिस, ये आइडिया आपको होना चाहिए, इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इस चैप्टर में वो है मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। पिछले 3 साल 4 साल से लगातार इस पर क्वेश्चन आ रहे हैं। या तो वेलोसिटी सेलेक्टर पूछते हैं या तो साइक्लोट्रॉन पूछते हैं। ये जो आर्टिकल 4.4 है इसमें ये दोनों ही आर्टिकल आ गए। वेलोसिटी सेलेक्टर, क्योंकि वेलोसिटी सेलेक्टर में भी हम यूज कर रहे हैं क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो इक्वेशंस हैं वेक्टर फॉर्म में, आप इनको तैयार कर सकते हैं। और अगर वेक्टर में थोड़ा मुश्किल लगता है तो डायरेक्ट तैयार कर सकते हैं स्केलर फॉर्म में, कि अगर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को बराबर कर दिया जाए तो पार्टिकल की वेलोसिटी E/b के बराबर होगी, पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड निकल जाएगा। तो सर्टेन वेलोसिटी के पार्टिकल्स को छांटने के लिए हम वेलोसिटी सिलेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ओनली पार्टिकल्स विद स्पीड E/b, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, पास अनडिफ्लेक्टेड थ्रू द रीजन ऑफ क्रॉस्ड फील्ड्स। इस मेथड का इस्तेमाल किया था जे थॉमसन ने 1897 में, और इसे यूज करके उसने मेजर किया था चार्ज टू मास रेशियो E/m ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। द प्रिंसिपल इज आल्सो एम्प्लॉयड इन मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर नाम याद रखें, इसमें वेलोसिटी सिलेक्टर का प्रिंसिपल काम आ रहा है। ये वो डिवाइस है जो कि सेपरेट करता है चार्ज पार्टिकल्स को, यूजुअली आयंस को, उनके चार्ज टू मास रेशियो के हिसाब से। तो अलग अलग चार्ज टू मास रेशियो होने से ये पार्टिकल्स अलग अलग जगह इकट्ठे हो जाते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर में। फिर साइक्लोट्रॉन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। साइक्लोट्रॉन बनाई थी E.O. लॉरेंस एंड M.S. लिविंगस्टन ने। तो लॉरेंस एंड लिविंगस्टन का नाम आप याद रख सकते हैं। साइक्लोट्रॉन का जो प्रिंसिपल है वो ये है, साइक्लोट्रॉन यूजेस द फैक्ट दैट frequency of revolution of the charged particle in a magnetic field is independent of its energy। ये है साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल। बाकी जो डिटेल आप देख रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग है, डायग्राम भी आपको तैयार करना है। पूरी की पूरी असेंबली को इवैक्यूएटेड किया जाता है, यानी वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, जिससे कि जो आयंस हैं और जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कॉलिजन्स ना हो। कॉलिजन्स होंगे तो वो एनर्जी लूज कर देंगे, उनका पाथ डेविएट हो जाएगा। आपको टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन डिराइव करना आना चाहिए। जो हमने साइक्लोट्रॉन में पार्टिकल के घूमने की फ्रीक्वेंसी निकाली उसको हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, न्यू सी से दिखाते हैं। अगर अप्लाइड फ्रीक्वेंसी VA उसको इस तरह से एडजस्ट किया जाए कि पोलैरिटी जो है डीज की रिवर्स हो रही है उतने ही टाइम में जितना टाइम आयन या चार्ज पार्टिकल आधा रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में ले रहा है। तो ये जो रिक्वायरमेंट है VA इक्वल टू VC, इसी को कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन। सो इट इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन। आपसे पूछा जाता है साइक्लोट्रॉन में रेजोनेंस कंडीशन क्या है, तो ये डेरिवेशन छोटा सा आपको करना होता है। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हम निकाल सकते हैं। साइक्लोट्रॉन के प्रिंसिपल में एक तो मैंने आगे लैंग्वेज बताई थी, पीछे ये जो लिखा हुआ है इसे भी हम प्रिंसिपल की जगह लिख सकते हैं। ऑपरेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द टाइम फॉर वन रिवोल्यूशन ऑफ एन आयन is independent of its speed or radius of its orbit। ये भी प्रिंसिपल कहलाएगा साइक्लोट्रॉन का। साइक्लोट्रॉन के एप्लीकेशन पूछे जाने पर आपको ये बताना है, साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू bombard nuclei with energetic particles so accelerated by it। और ऐसा करके हम क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं the resulting nuclear reactions। It is also used to implant ions into solids and modify their properties। तो सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई कर सकते हैं और इवन सिंथेसाइज न्यू मटेरियल्स। तो अगर कोई नया मटेरियल बना रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। आर्टिफिशियली एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट में कन्वर्जन। इट इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स टू प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। इसमें आप नाम याद रखें, रेडियो ट्रेसर बनाने के लिए हम साइक्लोट्रॉन यूज कर सकते हैं। रेडियो ट्रेसर क्या होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जैसे कि एक घोल पिला दिया जाता है बेरियम सल्फाइड का, जिसे रेडियो एक्टिव बना दिया जाता है, ट्यूमर्स को लोकेट करने के काम आता है। 3 साल पहले सवाल आया था, ट्यूमर्स को लोकेट करने में बेरियम सल्फाइड जो कि रेडियो एक्टिव बना दी जाती है उसका घोल पिला देते हैं। जहां ट्यूमर होता है वहां पर घोल इकट्ठा हो जाता है। अब गीगर मूलर काउंटर जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी मदद से ट्यूमर की लोकेशन लोकेट कर ली जाती है। तो डायग्नोसिस में भी काम आ रहे हैं ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस और ट्रीटमेंट में भी काम आ रहे हैं।
एक्सेलरेटर्स इन इंडिया, एक्सेलरेटर्स की पूरी पीढ़ी चल रही है, वान डे ग्राफ जनरेटर, साइक्लोट्रॉन और लेटेस्ट है लार्ज हेड्रोन कोलाइडर। इसमें कुछ नाम याद रख लीजिए, टेंडेम, पेलेट्रॉन, टेंडेट्रॉन्स, बस नाम सुनना एक बार काफी। सिंक्रोट्रॉन, ये याद रखें कि साइक्लोट्रॉन की जो लिमिटेशन है कि हम लाइट वेट पार्टिकल्स को इससे एक्सेलरेट नहीं कर सकते। एक लिमिटेशन है, न्यूट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास चार्ज नहीं है। तो अगर लाइट वेट पार्टिकल्स जैसे कि पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन को आप एक्सेलरेट करना चाहते हैं तो एडवांस डिवाइस है सिंक्रोट्रॉन और इसके ऊपर होता है बीटाट्रॉन, इनसे हम एक्सेलरेट कर सकते हैं, साइक्लोट्रॉन से नहीं कर सकते क्योंकि साइक्लोट्रॉन से एक्सेलरेट करने पर वो बहुत ही हाई स्पीड तक एक्सेलरेट हो जाते हैं, इतनी हाई स्पीड कि उनकी स्पीड कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाती है और ऐसा होने से उनका मास चेंज होने लगता है, मास बढ़ने लगता है, मास बढ़ने से उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, तो हम उस पार्टिकल को खो देते हैं या वो पार्टिकल साइक्लोट्रॉन में टकराकर नष्ट हो जाता है। आर्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट, बायट-सावर्ट लॉ। 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है जिसमें ये डायग्राम जरूर बनाएं जब भी बायट-सावर्ट लॉ आपसे पूछा जाए, और इसका एक्सप्रेशन कई बार सिर्फ 1 नंबर में पूछ लिया जाता है वेक्टर फॉर्म में बायट-सावर्ट लॉ। तो म्यू 0.4 पाई आइडियल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, यह है बायट-सावर्ट लॉ। बायट-सावर्ट लॉ फॉर द magnetic field has certain similarities as well as differences with Coulomb's law for the electrostatic field. कंसेप्ट में क्लैरिटी के लिए इनको पढ़ना जरूरी है। बोथ आर लॉन्ग रेंज, यानी बायट-सावर्ट लॉ और कूलम्स लॉ दोनों एप्लीकेबल हैं लॉन्ग रेंज फील्ड के लिए। बोथ डिपेंड इनवर्सली ऑन द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। फील्ड की बात की जा रही है। एनसीईआरटी में कई जगह लिखा है नोट दैट, इट शुड बी नोटेड दैट और नोट दैट, तो इसको जरूर पढ़ें जहां भी ऐसा लिखा हुआ है। द मैग्नेटिक फील्ड इज लीनियर इन द सोर्स आइडियल just as the electrostatic field is linear in its source, the electric charge. इंटरप्रिटेशन समझ में आया नहीं आया, बस एक बार जरूर पढ़ ले जब उन्होंने बोला है नोट दैट। There is an angle dependence in Biot-Savart law which is not present in electrostatic case. Since the speed of light in vacuum is constant, जो प्रोडक्ट है म्यू 0 एप्सिलॉन 0 का वो मैग्नीट्यूड में फिक्स है। Choosing the value of either epsilon 0 or mu 0 fixes the value of the other in SI unit mu 0 fixed to be equal to 4.2 10⁻⁷ in magnitude. इसको हम ऑप्टिक्स में फिर से डिस्कस करने वाले हैं। ये एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है म्यू 0, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एप्सिलॉन 0, और ये दोनों ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट भी आती है उससे लिंक्ड है। मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप, अगर ये क्वेश्चन आता है तो 3 नंबर में आता है। एक डेरिवेशन है जिसमें आपको ये डायग्राम बनाकर बी का एक्सप्रेशन निकालना है बायट-सावर्ट लॉ की मदद से। ये बायट-सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन है। फाइनल रिजल्ट शुड बी ऑफ दिस फॉर्मेट, mu 0 I r square upon twice of x square plus r square is to power 3/2 along with the direction. डायरेक्शन के साथ स्पेसिफाई करें, और अगर सेंटर पर पूछा गया है तो कंडीशन इंप्लीमेंट करें। x को 0 करने पर ये आ जाता है mu 0 I upon 2r। ये डायग्राम जरूर प्रिपेयर कर लें, कई बार ये डायग्राम पूछा गया है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखाना होता है करंट लूप के लिए, तो करंट लूप के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से होंगी। एम्पियर सर्कुलर लॉ की वही इंपॉर्टेंस है जो गॉस लॉ की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है, तो एम्पियर सर्कुलर लॉ को जरूर तैयार करें। इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू 0 आई। जैसे गॉस लॉ लगाने के लिए हमें क्लोज सरफेस चाहिए होती है, वैसे एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए क्लोज पाथ चाहिए होता है। Ampere's law enables an easy evolution of the magnetic field, much the same way Gauss law helps in determination of electric field. The magnetic field possesses what is called cylindrical symmetry. The field that normally can depend on 3 coordinates depends only on 1 r, क्योंकि इसमें cylindrical symmetry है। Whenever there is symmetry, the solutions simplify. तो आसानी से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ऊपर लिखा है, it implies that the field at every point on circle of radius r with the wire along the axis is same in magnitude. इसी को कहते हैं cylindrical symmetry. These lines called magnetic field lines form closed loops. This is unlike the electrostatic field lines. गौर करें, electrostatic field lines कभी भी closed loop नहीं बनाती। इससे ये implement होता है या ये indicate करता है
कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है नेचर में कंजर्वेटिव है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, गौर करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिफरेंट होती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस से। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों ही क्लोज लूप बना सकती हैं या बनाती हैं, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही नॉन कंजर्वेटिव होते हैं, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो कि स्टेशनरी चार्जेस के कारण है वो कंजर्वेटिव होता है। There exists a simple rule to determine the direction of the magnetic field due to a long wire. This rule, called right hand rule, is right hand rule आपसे पूछा जाए तो आपको बताना होगा कि अगर हमने एक वायर को हाथ में पकड़ा राइट हैंड में, थंब को एक्सटेंड करके, जैसे कि थंब जो है पॉइंट कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो फिंगर्स बताएंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। We also note that Ampere's circuital law holds for steady currents, यानी डीसी करंट्स जो स्टेडी हैं, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की हैं, which do not fluctuate with time, टाइम के साथ फ्लक्चुएट करेंगे तो एम्पियर्स लॉ होल्ड नहीं करेगा। The following example will help us understand what is meant by the term enclosed current. इस चैप्टर में दो ही मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क किए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 4.8। इसलिए नहीं कि पूछा जाने की गारंटी है, ऐसा मैं नहीं कहता, पर इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट वाइज। ये जो है, जो एग्जाम्पल 4.8 है, और ऐसे ही सिमिलर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस का, फर्स्ट चैप्टर में, तो 1.13। तो ये दो एग्जाम्पल एक साथ पढ़ने चाहिए हमको, जिससे अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर बनती है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, दोनों में सिमेट्री है कि यहाँ पर भी वॉल्यूम, वहां पे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है और यहाँ पे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड करंट की बात हो रही है, तो दोनों को एक साथ मिलाकर समझने की कोशिश करें। नोट दैट देयर आर टू डिस्टिंक्ट राइट हैंड रूल्स, वन व्हिच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ बी ऑन द एक्सिस ऑफ करंट लूप। लूप की वजह से अगर निकाल लोगे तो लूप में करंट की डायरेक्शन में उंगलियों को घुमाना होगा, अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, एंड द अदर व्हिच गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर। स्ट्रेट वायर की वजह से निकालोगे तो अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखना होगा और फिंगर्स जो है वो बताएंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार करें। इट शुड बी नोटेड दैट व्हाइल एम्पियर सर्किटल लॉ होल्ड गुड फॉर एनी लूप, इट मे नॉट ऑलवेज फैसिलिटेट एन इवोल्यूशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन एवरी केस। यानी अगर आप देखें कि लूप के एक्सिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हमने बार्ट-सावर्ट लॉ लगाया, उसके सेंटर पर निकालना है तो भी बार्ट-सावर्ट लॉ, जिसका रिजल्ट है म्यू 0 I/2R। यानी एम्पियर्स लॉ वहां पर सूटेबल नहीं है। एम्पियर्स लॉ पर बेस्ड है एप्लीकेशन द सोलेनॉइड एंड द टॉरॉइड। जो सिंक्रोट्रॉन है उसमें हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं हाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए, जो कि हमें चाहिए होता है। सोलेनॉइड और टॉरॉइड दोनों का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है एपरेटस सिंक्रोट्रॉन में। तो सिंक्रोट्रॉन का नाम याद रखें, साइक्लोट्रॉन के बाद उसका एडवांस वर्जन है सिंक्रोट्रॉन। सोलेनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, अगर ये सोलेनॉइड है लॉन्ग सोलेनॉइड या इनफाइनाइट सोलेनॉइड, तो एम्पियर्स लॉ से हम डिराइव करके निकालते हैं रिजल्ट म्यू 0 Ni, जबकि फाइनाइट सोलेनॉइड के लिए हम आगे डिस्कस करेंगे, ये है लॉन्ग या इनफाइनाइट सोलेनॉइड के लिए म्यू 0 Ni। टॉरॉइड टॉरॉइड के बारे में याद रखें कि टॉरॉइड अकेला ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें कोई पोल्स नहीं होते। इसके सर्कुलर शेप, टॉरस लाइक शेप की वजह से इसमें कोई मैग्नेटिक पोल्स नहीं होते टॉरॉइड में। टॉरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उतना ही होता है म्यू 0 Ni, क्योंकि सोलेनॉइड को घुमाकर बनाया गया है। मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट, ये टर्म, इससे फैमिलियरिटी बना लें। मैग्नेटिक बोतल या मैग्नेटिक कंटेनर ये होता है, कैसे? टोकामैक इसमें हम यूज करते हैं इसको। जो फ्यूजन पावर रिएक्टर्स होते हैं, फ्यूजन पावर रिएक्टर्स में फ्यूजन के प्रोडक्ट्स को, फ्यूजन के रिएक्टेंट्स को एक स्पेसिफिक बाउंड्री में कंटेन करने के लिए, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, कोई भी कंटेनर पिघल जाएगा, तो हम मैग्नेटिक फील्ड की मदद लेते हैं इनको कंटेन करने के लिए।
तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसकी मदद से हम बाउंड करते हैं प्लाज्मा स्टेट को कि वो एक कन्फाइंड स्पेस में ही रहे। तो किसी कंटेनर की जरूरत नहीं पड़ती, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक बॉटल और मैग्नेटिक कंटेनर या मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट। तो इसको गौर से समझे, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मैं नहीं कहता एग्जाम में पूछा जाएगा, पर ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। इसकी एक थोड़ी सी जानकारी आपको सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस देगी। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, एम्पियर की डेफिनेशन 2014 में पूछी गई थी, पहला ही क्वेश्चन था। एम्पियर की डेफिनेशन जब भी आए तो हम इस फॉर्मूले की मदद से डिफाइन करेंगे, जो करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बीच फोर्स का फॉर्मूला हम निकालते हैं और फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालते हैं। यहां से एम्पियर डिफाइन किया जाता है। याद रखें कि पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट करती हैं और एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल करती हैं। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, लाइक करंट्स अट्रैक्ट, अनलाइक करंट्स रिपेल। जबकि हम पहले पढ़ के आए लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। हम पढ़ के आए लाइक पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। तो करंट के केस में जस्ट उल्टा हो गया, अगर एक ही डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्शन होगा। The ampere is the value of that steady current which, when maintained in each of the two very long straight parallel conductors of negligible cross section and placed 1 meter apart in vacuum, would produce on each of these conductors a force equal to 2 into 10⁻⁷ newtons per meter of length। चाहे तो डायग्रामेटिकली दिखाएं इसको, चाहे तो मैथमेटिकली दिखाएं और चाहे तो लैंग्वेज में लिखें, तीनों डेफिनेशन एक्सेप्टेबल हैं। An instrument called the current balance, current balance एक नया इंस्ट्रूमेंट या ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम आप शायद पहली बार सुन रहे हो, उसका इस्तेमाल करते हैं हम इस मैकेनिकल फोर्स को नापने के लिए, जो कि तार, एक धारावाही तार करंट कैरिंग कंडक्टर दूसरे करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगाता है या कॉइल्स के बीच में होता है। ऐसा यूनिट जो है चार्ज की, हम करंट की यूनिट के बेसिस पे डिफाइन करते हैं कूलम को। हम कूलम से एम्पियर डिफाइन नहीं करते, एम्पियर से कूलम डिफाइन करते हैं। So when a steady current of 1 ampere is set up in a conductor, the quantity of charge that flows through its cross section in 1 second is 1 coulomb। क्योंकि एम्पियर जो है one of the 7 fundamental units है। रॉजेट्स स्पाइरल इसी पर बेस्ड है, इससे आप याद रख पाएंगे अगर इसको पढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। स्प्रिंग में जब करंट फ्लो होती है तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाती है, क्योंकि हर टर्न में करंट सेम डायरेक्शन में, लाइक करंट्स attract each other, parallel currents attract each other। तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी तो मरकरी के यहाँ से इसका कांटेक्ट ब्रेक होगा, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी, तो स्प्रिंग वापस नीचे आएगी तो ऑसिलेट करेगी। इसको कहते हैं रॉजेट्स स्पाइरल। ये डेरिवेशन है, जो फेमस डेरिवेशन है, बिना साइन थीटा, BINA साइन थीटा। किसी करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लॉब को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो ये टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, घूमना शुरू करता है, घूमता है, जितने एंगल से घूमता है वो टॉर्क पर डिपेंड करेगा और उस एंगल को नापकर हम करंट नाप सकते हैं। तो टॉ होता है BINA साइन थीटा। डेरिवेशन में आप इस डायग्राम की बजाय प्रेफर करें, डायग्राम जो बनेगा वो बनेगा 4.22। ये दो डायग्राम बनेंगे A एंड B, इनको तैयार करें। और आप चाहें तो जो यहाँ पे इन्होंने टॉर्क निकला हुआ है, एक्चुअल में जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होते हैं तो ये बन जाता है कपल। टॉर्क निकाल के थोड़ा ये लेंदी हो गया डेरिवेशन, इसको कट ऑफ करें, कट शॉर्ट करें और टॉर्क की बजाय सीधे कपल निकाल दें, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो रिजल्ट फास्ट निकलेगा। M इक्वल टू NI ये काम का फॉर्मूला है। ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल, जिसमें कैपिटल N टर्न्स हैं, A उसका एरिया है, I करंट फ्लो हो रही है। सर्कुलर करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल। कोई सर्कुलर करंट लूप है तो उसका बिहेवियर बिल्कुल मैग्नेटिक डाइपोल की तरह होता है, ये हम प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ये डेरिवेशन करना होगा, आने के चांसेस कम है, लेस देन 30%। डेरिवेशन इजी है, हम इसमें सिमेट्री लेते हैं, एनालॉगस रिलेशनशिप निकालते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से और प्रूव कर देते हैं। जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए एक्सप्रेशन मिलता है, वैसा मैग्नेटिक डाइपोल के लिए मैग्नेटिज्म में रिलेशन मिलता है।
तो दोनों की सिमेट्री से हम इसको प्रूव कर देते हैं, m इक्वल टू IA, और अगर n टर्न्स है तो NIA। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 4.10.3, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ये एक छोटा सा डेरिवेशन है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन अगर डायग्राम जरूर बनाए इसमें जब भी एग्जाम में आए, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है r रेडियस के पाथ में, हाइड्रोजन एटम ले सकते हैं, हम कंसीडर कर सकते हैं। अगर हाइड्रोजन एटम कंसीडर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकलेगा वहां से उसको हम बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन का कनेक्शन भी यहाँ से आता है जो केमिस्ट्री से लिंक्ड है। तो पहले हम करंट निकालते हैं, करंट में फिर टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन डालते हैं, EVR/2 आता है, उसको मल्टीप्लाई करके m से और डिवाइड करके मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम बनाते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को पिक्चर में लाते हैं, म्यू एल बनता है EL/2me। तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। डायरेक्शन को इंक्लूड करते हैं तो माइनस का साइन आ जाता है, यहाँ वेक्टर बन गए म्यू एल, और ये है एंगुलर मोमेंटम। ये 1 जैसा दिख रहा है, ये गलत छपा हुआ है, ये है कैपिटल L, एंगुलर मोमेंटम। और यहीं से हम डिफाइन करते हैं जायरोमैग्नेटिक रेशियो, जो E/2m आता है, 8.8 10^10। और बोर मैग्नेटॉन भी यहीं से डिफाइन किया जाता है। मिनिमम जो वैल्यू होगी फर्स्ट ऑर्बिट में होगी, और वो 9.27 into 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं बोर मैग्नेटॉन। टॉ इक्वल टू बिना साइन थीटा, इस प्रिंसिपल को यूज करके हम करंट को नापने के लिए बनाते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। एक होता है सस्पेंडेड टाइप, एक होता है पिवोटेड टाइप। आपके सिलेबस में CBSE में सिर्फ पिवोटेड टाइप है, RBSE अगर तो आपके सस्पेंडेड और पिवोटेड टाइप दोनों तरह के हैं। तो जब कॉइल में करंट पास करते हैं तो एक डिफ्लेक्टिंग कपल जनरेट होता है, टॉ इक्वल टू बिना BINA, हमने थीटा को 90 कर दिया है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया है कॉनकेव पोल पीसेस यूज करके। एक नंबर में सवाल पूछा जाता है। सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर हम यूज करते हैं, जिससे कि फील्ड रेडियल भी होता है और स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है मैग्नेटिक फील्ड की। ये क्वेश्चन बनता है, सॉफ्ट आयरन कोर, there is cylindrical soft iron core which not only makes the field radial but also increases the strength of magnetic field। एक नंबर में बताने के लिए, यानी बड़े क्वेश्चन में भी आएगा तो छोटा सा पार्ट अटैच होके आएगा, कंसेप्चुअल पार्ट 3 नंबर के क्वेश्चन में अटैच होके आ सकता है, 5 नंबर में अटैच होके आ सकता है, तैयार कर लें। तो एक डिफ्लेक्टिंग कपल है, एक रिस्टोरिंग कपल है, जो कि स्पाइरल स्प्रिंग्स प्रोवाइड करेंगी। आप ये डायग्राम प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें कॉइल में करंट एक एंड से जाएगी, दूसरे एंड से बाहर आएगी, वो नहीं दिखाया गया है। तो इस तरह से बनता है गैल्वेनोमीटर, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं अमीटर या फिर वोल्ट मीटर में, करंट नापने के लिए या वोल्टेज नापने के लिए, जिनके लिए हम डिफाइन करते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड करंट सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है वो डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, और करंट सेंसिटिविटी डिफ्लेक्शन शोन फॉर यूनिट करंट फ्लोन। अगर आपको गैल्वेनोमीटर से बनाना है अमीटर, तो आप वो गैल्वेनोमीटर चुनेंगे जो 1 एम्पियर करंट फ्लो कराने पर सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन दे, जिसकी करंट सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा हो। तो करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी आर्टिकल तैयार कर लें। In general, the modification needed for conversion of a galvanometer to an ammeter will be different from what is needed for converting it into voltmeter. Reason यह समझाया है। Interesting point to note that increasing the current sensitivity, अगर आप current sensitivity बढ़ा रहे हैं, may not necessarily increase the voltage sensitivity। जरूरी नहीं कि voltage sensitivity भी बढ़े। Example के लिए, अगर आप current sensitivity बढ़ाने के लिए number of turns को double करते हैं, तो करंट सेंसिटिविटी डबल हो जाती है। जबकि रेजिस्टेंस जो है गैल्वेनोमीटर का, क्योंकि आपने ज्यादा तार इस्तेमाल किया है, तो वो भी डबल हो जाता है। इसलिए वोल्टेज सेंसिटिविटी अनचेंज रह जाती है, यानी कांस्टेंट रहती है। 2 का फैक्टर ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता है। तो इसी के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर का मॉडिफिकेशन जब हम कर रहे हैं, तो कन्वर्जन कर रहे हैं, तो अमीटर में कन्वर्ट करने का तरीका अलग होगा और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने का तरीका अलग होगा। तो बच्चों, ये चैप्टर यहाँ पर एंड हो रहा है। पॉइंट 11 पढ़ लें अच्छे से, 12 पढ़ लें, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। शंट किसे कहते हैं? शंट वो स्मॉल रेजिस्टेंस होता है जिसे हम गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए पैरेलल में लगाते हैं। स्मॉल हो ये जरूरी नहीं है, पैरेलल में लगाएंगे ये जरूरी है। पॉइंट्स टू पॉन्डर में
रिकॉल कर लें लॉरेंज फोर्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। एम्पियर्स सर्किटल लॉ इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ बायट-सावर्ट लॉ, it can be derived from Biot-Savart law. Its relationship to the Biot-Savart law is similar to the relationship between Gauss law and Coulomb's law. जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं वैसा ही मैग्नेटिज्म में सिमिलरिटी है, उसको लिंक करके चलें। क्वेश्चंस जो आपको अच्छे से करने वो है 4.4, 4.10। हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स क्या होती हैं इसको समझें जरा सा। हेल्महोल्ट्ज का आइडिया लें, दो कॉइल्स को एक जेली रख दी जाती हैं सेम रेडियस की और उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस होती है रेडियस के बराबर। इनका इस्तेमाल किया जाता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। हेल्महोल्ट्ज कॉइल तो मैं समझता हूं इट्स ऑल फॉर टुडे। फिर मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में। कीप ट्यून, एंजॉय करते रहो फिजिक्स को, टेंशन नहीं लेनी है, सारा रिवीजन होता रहेगा। डेरिवेशन की प्रैक्टिस करते रहो, लिख लिख कर डायग्राम बनाते रहो। थैंक यू।